नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। लोकसभा का महापर्व आज से शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 7 चरणों में जिस तरह से मतदान होगा और 4 जून को एक बार फिर से नई सरकार देखने को मिलेगी। लोकसभा की इस जंग में जनता किसको बहुमत देती है, ये अगले 2.5 महीने में हर दिन हम अलग अलग परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। देश का मिजाज क्या है, देश के मुद्दे क्या है, माहौल क्या है, नेता क्या बोल रहे हैं और किसको जनता चुनती है, किस तरह के मुद्दे इस चुनाव में हावी रहते हैं, कौन से नए नारे गढ़े जाते हैं। हर चुनाव में कुछ नया जरूर होता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव का आगाज आज चुनाव आयोग ने कर दिया है और इस आगाज के साथ ही राजस्थान में भी, हालांकि राजस्थान में अभी 25 नामों का ऐलान लगभग हुआ है दोनों प्रमुख दलों की तरफ से। 25 ही और नाम आने बाकी हैं। 2 चरणों में राजस्थान में मतदान होगा, तो दोनों ही शुक्रवार है और इन दोनों चरणों के साथ ही राजस्थान में कम से कम लोकसभा की जंग की जो जिम्मेदारी एक तरफ राजस्थान की बीजेपी की सरकार के मुखिया और प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा के कंधों पर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ है। किस तरह से ये जंग आगे बढ़ती है और किसके साथ किस राजनीतिक दल का गठबंधन होता है, काफी दिलचस्प इस वक्त राजस्थान की राजनीति देखने को मिल रही है। समझने की कोशिश करते हैं अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ नमित जैन बीजेपी के प्रवक्ता है, अनूप ठाकुर कांग्रेस पार्टी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर जी राजनीतिक मामलों के जानकार, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार भरतपुर से, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के अनूप ठाकुर जी, चुनावों के ऐलान के साथ ही। मीना जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है। 19 अप्रैल 26 अप्रैल को 2 चरणों में राजस्थान में 12 सीट और 13 सीट पर मतदान होना है, चुनाव होना है। और प्रश्न सबसे गंभीर ये है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। चुनाव आयोग से ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन देश की जनता अब जानने लगी, ऐसा कहने लगी, होना क्या है, चुनाव आयोग क्या करेगा। 2019 का घटनाक्रम पता है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप किस पर था? उनमें से एक सदस्य थे अशोक लवासा। उन्होंने दोषी माना था आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। अनूप ठाकुर जी 2024 में रहिए ना, 19 इतिहास हो चुका है, भविष्य आपका 2024 है। इतिहास याद करना जरूरी मीना जी इसलिए है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और देश में अगर जो लोग चुनाव आचार संहिता का पालन होना चाहिए, और ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए निश्चित रूप से जरूरी है। तो उन बातों को याद करना भी जरूरी है जो पूर्व में हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब चुनाव आयोग के तहत चुनाव होते हैं तो उनकी पालना भी पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कार्रवाई करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ उल्टी कार्रवाइयां हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए मीना जी, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद ये है कि चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए। नमित जैन जी, बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया। जी मीना जी, नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। 4 जून फिर से खिलेगा फूल, और जो हमारा लक्ष्य है 2024 का, अब की बार 400 पार, उसका आज शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने जो घोषणा करी है उसके बाद से ये तय हो गया कि 4 जून को फिर से एक बार, तीसरी बार लगातार मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और उसके लिए हम पहले से तैयार है, पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। हमने प्रत्याशियों की भी अधिकांश जगह घोषणा कर दी गई है। और जो मोदी जी ने 10 साल का विजन था, 10 साल में जो कार्य किया, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और ये तो जनता जनार्दन को करना है, वो तय करेंगे कि कौन सांसद बनेगा,
कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये सब जनता तय करेगी। अब केवल और केवल जो 2 महीने 46 दिन का टाइम है, ये सब या तो चुनाव आयोग देखेगा या जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया जगत, आप लोग, वहां पर बैठकर हमको ये सब चर्चाएं करनी है। और अब सबकी इसकी तैयारियां चालू भी हो गई है। बिल्कुल मीना जी, हम जनता के जनादेश के लिए तैयार है। हम हमारा पक्ष रखेंगे कि 10 साल में हमने क्या किया, 10 साल में देश की जनता को क्या दिया, देश के लिए क्या किया। भाजपा की विचारधारा पे हम चले हैं, भाजपा ने जो कार्य किए हैं वो सारे कार्य हम गिनाएंगे, रखेंगे और ये कार्य करेंगे। जी मीना जी। जगदीश जी 2024 का लोकसभा चुनाव केंद्र बिंदु क्या है? मीना जी, केंद्र बिंदु तो एक ही है इस चुनाव का, जो आमतौर पर सभी चुनाव का होता है कि 2, 3, 4 प्रतिद्वंदी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं इसमें, और ये प्रतिद्वंदी आपस में जनता के बीच में जाकर उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें चुनिए, हमें वोट दीजिए ताकि हम सरकार बना सके। तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो इसके लिए एक न्याय यात्रा चलाए हुए हैं। पहले भी वो करीब 3,500 किलोमीटर की एक यात्रा कर चुके हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। अब वो दूसरी यात्रा कर रहे हैं जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर, और आजकल अंतिम चरण में चल रही है वो महाराष्ट्र में, तो आजकल में पहले समापन 1 दिन में हो जाएगा। तो ये 2 पक्ष हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष इस समय इंडिया गठबंधन के नाम पर आगे आया हुआ है, और एक तरफ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। अब देखना यह है कि इन 2 के बीच में किस तरीके की द्वंद्व प्रतिद्वंद, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी हम कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा फिजिकल नहीं, मेरा मतलब बातों की जो लड़ाई झगड़ा होता है इनके बीच में आपस में, वो होने वाला है। और उसको पब्लिक देखेगी, मतदाता देखेगा। मतदाता ने तो देख ही रखा है, बल्कि मेरे हिसाब से तो उसको देखना अब कुछ बाकी नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई निर्णयात्मक अपना मन बनाकर बैठेगा। और 2024 का ये चुनाव गोविंद चतुर्वेदी जी, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो चुका है? नहीं, स्वाभाविक तौर पे यूं तो दिखता ही है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हैं, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं अभी, तो सामने तो उनको होना चाहिए। उधर मीना जी, ये परंपरा जो हो गई ना, ये परंपरा प्रधानमंत्री वर्सेस आने की हो गई, वरना पहले कभी प्रधानमंत्री नहीं होता था मैदान में। पार्टियां चुनाव लड़ती थी और पार्टियों के अध्यक्ष सिंबल होते थे। वो ठीक है कि इंदिरा गांधी बहुत टाइम वो खुद प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष रही, और भी पहले के ऐसे उदाहरण हैं, लंबे टाइम कांग्रेस पावर में रही, इस नाते से वो मौका मिला। लेकिन असल में ये होना दलों के बीच का चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप सिंगल लाइन में चाहती हैं तो जवाब यही है कि वो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। और अगर ये चुनाव राहुल गांधी, या ये कहना चाहिए, इसके साथ में मैं ये इसके साथ ये और जोड़ना चाहता हूँ, जो फर्स्ट हैंड रिएक्शन की आप बात कर रही थी, ये फर्स्ट हैंड रिएक्शन ये है कि राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को और मीडिया को, मैं हमेशा से थोड़ा सा क्रिटिक होता हूँ मीडिया को लेके भी, उन तीनों को बहुत फेयर तरीके से अपने अपने काम को अंजाम देना चाहिए। नतीजे जो जगदीश जी ने कहा, जो भी होंगे वो वोटर तय करेगा। नमित जी का भी वही था, अनूप जी का भी, सब लोगों का नतीजे तो वोटर को तय करने हैं। लेकिन इन तीनों संस्थाओं की चौथी, उसमें वो चौथे और पांचवें सब चुनाव आयोग वाले में आ जाते हैं, कि उनका अगर फेयरनेस वर्किंग में होगी, शिकायत किसी को करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, उतना ही मैं कहना चाहता हूँ इसमें। जी, तो जो चुनाव आयोग है, मीडिया है, उसे अपनी भूमिका को, राजनीतिक दलों को इस वक्त जिम्मेदारी का पालन करना है, ये कहना है गोविंद चतुर्वेदी जी का। आपकी बात समझ में आ रही है? मेरा जो सवाल था वो इसलिए था कि इस देश में जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, तब के राहुल गांधी और 2024 के राहुल गांधी में एक फर्क महसूस करता है देश। वेद माथुर जी, अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, तो ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी सफलता है।
वेद माथुर जी, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी आज भी विपक्ष के सर्वसम्मत नेता नहीं है, पहली चीज तो है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को खड़ा किया है इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी और भाजपा ने। उन्होंने ही ये तय कर दिया कि हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी ये है, यानी कि किसी कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर किसी पहलवान खुद ही चयन कर ले कि भाई मेरा प्रतिद्वंदी पहलवान ये है, तो उससे क्या उनके लिए मुकाबला आसान हो जाता है। ये सच है कि 2014 में जो राहुल जी का व्यक्तित्व था और आज था, उसमें निश्चित रूप से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इम्प्रूव किया है। लेकिन मोदी इस बीच उनकी जो पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व है, चाहे उसको मीडिया की वजह से कहें और कारणों से कहें, आज वो लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज है और उस इमेज के सामने राहुल गांधी का टिकना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति के अंतर्गत इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के फॉर्मेट में बदल दिया है। जैसे कि पूरे देश को इस बात के लिए मत देना है कि आप राहुल गांधी को चुन रहे हैं और या आप मोदी जी को चुन रहे हैं, तो यदि ये फॉर्मेट आप डेवलप कर देंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिलेगा। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी ने इस पे एक तरह का जनमत संग्रह रेफरेंडम में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें एडवांटेज है। कारण ये है कि जो हिंदुस्तान का बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है वो ये देख रहा है उसकी कहीं ना कहीं राम मंदिर, हिंदुत्व, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े राजमार्ग बने, आईआईएम्स बने, आईआईटीज बने, हवाई अड्डे बने, तो ये सारी चीजें विजिबल है। तो जो उनका मॉडल है, ये उनकी जो थाली है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हर तरह की डिश है। उसके अंदर हिंदुत्व भी है, विकास भी है और भी बहुत कुछ है, उसके अंदर राष्ट्रवाद भी है। तो मुझे इस चुनाव में कोई खास ऐसा रोचक मुकाबला नजर नहीं आता। ये सीधे सीधे पत्रकार हो सकता है इसे बोलने में संकोच करें, लेकिन चूंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, ग्राउंड लेवल पे उनका कार्यकर्ता, चारों ओर से हमला, सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, रैलियां, ये सब कुछ मिला के ऐसा है कि कांग्रेस भाजपा के सामने मुझे 20% भी नजर नहीं आ रही है। जी, करिश्माई व्यक्तित्व, लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी आज की सच्चाई है। ये सिर्फ आज की सच्चाई नहीं है, हिंदुस्तान की सच्चाई ही करिश्माई राजनीति रही है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर आज नरेंद्र मोदी, बहुत कम, और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस देश में करिश्माई राजनीति जनता को पसंद आती है, यानी कि जनता एक मूड से चलती है और एक मूड पर जब सवार हो जाती है, जिसे हम लहर भी कहते हैं और भी कई सारे नाम हैं। इस वक्त राकेश वशिष्ठ जी, इस वक्त लहर पूरे देश में क्या बन चुकी है? ऑडियो ऑन करिए राकेश जी प्लीज। अभी चुनाव की शुरुआत है और अब तक का जो माहौल रहा है उससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि भाजपा अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे चल रही है। ये माहौल बनना कि राहुल गांधी से मुकाबला है बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का, ये भाजपा के लिए बड़ा लाभदायक है और भाजपा चाहती भी है कि इस तरह का माहौल बने, उससे लगे कि हमारी राहुल गांधी से मुकाबला है। जबकि हकीकत में ये है, मैं वेद माथुर साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वो सर्वमान्य नेता तो विपक्ष में भी नहीं बन पाए। कई दल उनके इंडिया गठबंधन में जो शामिल हुए थे निकल कर भाग गए और उनमें भी वो अलग अलग अपना अपना अलग अलग क्षेत्र पे जिसको उन्होंने कमजोर करने का काम किया। दूसरी बड़ी समस्या जो कांग्रेस सामने अब आ रही है, आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन 25 दिन से कांग्रेस नेताओं के वहां से भगने की भगदड़ मची हुई है और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही सारा हो गया हो। इसके लिए मुझे लगता है कि भाजपा के जो नेता हैं वो पहले से काफी तैयारी कर रहे थे और उनकी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ऐन मौके पर जब प्रत्याशियों का चयन होने लगे,
जब चुनाव की घोषणा होने लगे उसके एक हफ्ते 10 दिन पहले से इस तरह की माहौल बनाया जाए कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, उसके नेता छोड़ छोड़ कर भागे। आज भी अलवर के बड़े नेता शामिल हुए, भरतपुर से भी बड़े नेता शामिल हुए, एक माहौल बनाने वाली बात है। ये मेरे हिसाब से ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है। हालांकि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और यह कांग्रेस भी मान कर चल रही है कि हम नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिद्वंदी बनाए, और नरेंद्र मोदी का और भाजपा भी ये मान कर चल रही है कि हम राहुल गांधी को अपना प्रतिद्वंदी बनाएंगे, तब हमारे पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण होगा। इस आज की तारीख में पिछले कुछ समय से भाजपा काफी अग्रेसिव है और उसके कार्यकर्ता बड़े जोशों से। राकेश जी, जब किसी मंजिल पर पहुंचना होता है किसी भी राही को, तो रास्ते की सारी बाधाएं और रास्ते में आने वाला जो भी मतलब जितने भी स्टॉपेज हैं, उन सब की अपनी अहमियत होती है। अगर भाजपा इसे सोची समझी नीति के तहत नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा करना चाह रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस हैं वही उन्हें अपना सर्वमान्य नेता नहीं मान रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी को जितना मीडिया समय नहीं देता है, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, राहुल गांधी को खबरों में उतनी तवज्जो नहीं मिलती है जैसा कि कांग्रेस पार्टी कहती है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर बार बार राहुल गांधी का नाम ले रही है, तो प्रचार तो मिल ही रहा है उन्हें भी। देखो मीना जी, मैं एक बात आपको बताऊं, अब आई जहां तक आई मीडिया का सवाल, मीडिया उनको तरजीह नहीं दे रहा। विपक्ष का आज का विपक्ष का जो काम है, चाहे वो किसी पार्टी कोई भी पार्टी हो, भाजपा भी रहती है जब विपक्ष में रही है, वो विपक्ष रूप में विपक्ष होने का ही दम बढ़ता है, कोई सकारात्मक बात कोई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अब मीडिया क्या कवरेज करे इनका, उनके 2014 से उठा करके अब तक के, अब 2024 10 साल तक के उनके भाषणों को उठा के देख लीजिए, वही टेप वही रिकॉर्ड चल रहा है, कोई नई बात कोई सामने नहीं आ रही, कोई तथ्यात्मक बातें कोई सामने नहीं आ रही, और जिन बातों को लेकर के कई बार चुनाव हो चुके, जनता ने अपना मत दे दिया, इसके बावजूद भी उन बातों को छोड़ नहीं रहे। वो अंबानी अडानी वही बात चल रही है, वो वही सूट बूट की सरकार चल रही है, वही इस तरह की जो पुरानी सारी बातें हैं। जनता ही चाहती है कि आप तथ्यों के आधार पर बात करें, आप जो हो रहा है उसकी नब्ज पकड़ें। नरेंद्र मोदी ने देश की नब्ज पकड़ रखी है और उसके हिसाब से आप उनके भाषणों को हटा के देख लिए, हर भाषण में उनकी विविधता होती है, और जब तक विविधता नहीं होगी, हम और आप सब मीडिया में काम करने वाले आदमी हैं, तब तक हम उसको तरजीह। नरेंद्र मोदी एक ही बात को कहेंगे, हम कब तक छापेंगे? ना हमारा पाठक चाहेगा, ना हमारा दर्शक को चाहेगा, हर बात ही चाहता है नई बात हो। इसलिए मेरा मानना यह है कि मीडिया को केवल इसके लिए दोषित करना ये गलत है कि उनको तरजीह नहीं दे रहा, अपनी संगठनात्मक दृष्टि से मुद्दों की कमी है, विपक्ष की भूमिका जिम्मेदारी जो है होनी चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो चौकीदार चोर का जो नारा था उसको भी अपने पक्ष में करने में कामयाब हुए, और आज पूरे देश को अपना परिवार बनाकर संदेश देने में भी कामयाब हुए। कम से कम आज बीजेपी ये क्लेम करती है। सवाल ये जगदीश शर्मा जी, 2024 के मुद्दे क्या है? 2024 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या वाकई में कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन पाएगा, जनता पर असर डाल पाएगा? जगदीश जी का नेटवर्क। गोविंद चतुर्वेदी जी, वही सवाल मैं आपसे दोहराती हूँ, इस चुनाव के 2024 के मुद्दे जनता की नजर में, जनता के चुनावों के बीच जब राजनेता जाते हैं, खास करके राजनीतिक दल जाते हैं, इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है उसको बहुत बड़ा बनाने की कम से कम कोशिश की जा रही है। कितना बड़ा ये मुद्दा चुनाव में असरदार होगा गोविंद जी? देखिए मीना जी, जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे की बात है, और आप खुद कह रही हैं, और अदरवाइज भी मुद्दा ये बहुत बड़ा है, ये छोटा मुद्दा है। छोटा मुद्दा मैं इसलिए नहीं मानता कि चुनावी खर्च की और दूसरी चीज़ों की जब बात आती है, उससे जुड़ा हुआ चुनावी पारदर्शिता, चुनाव के कामकाज में पारदर्शिता की बात आती है। अगर आप याद करें पीछे जाके, तो जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आया, तब इलेक्शन कमीशन
खुद था जिसने आगे बढ़ के, जब बात आई और कोर्ट ने पूछा, तो उसने अपने हलफनामे में एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसमें भी ये कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता होने का मतलब क्या है कि नमित जी ने या अनूप जी ने या वेद जी ने, राकेश जी ने मुझे क्या दिया या उन्होंने किसको क्या दिया, ये पता होना चाहिए। और इसके पीछे जो मोटिव होगा, वो मोटिव भी शुरुआती तौर पे जब जब चल रहा था, जो अल्टीमेट जाके मुझे लगता है कि अभी भी एक लाइन में मैं यहाँ इस बात, मतलब मेरी जो आगे जोड़ना चाहता हूँ उस बात को पूरी करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को या भारत सरकार को या देश के राजनीतिक दलों को इस इशू को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए इलेक्टोरल बोर्ड पर। ये चुनाव हो जाएंगे, जो भी नतीजे आएंगे वो आ जाएंगे, लेकिन बेसिक ये है कि लॉजिकल कंक्लूजन तक हमको इस इशू को ले जाना चाहिए कि हम इस देश के चुनावों को कैसा चाहते हैं। अब हम लेवल फील्ड की बात कर रहे हैं, लेवल फील्ड कैसे होगा? एक आदमी के पास 6,500 करोड़ है, मुझे किसी से तकलीफ नहीं है, जिसके पास है उसकी महारत है। वो जो राकेश जी कह रहे थे या वेद जी कह रहे थे कि वो उस आदमी की या उस संस्था की या उस पार्टी की महारत है कि वो कितना, लेकिन एक तरफ 6,500 करोड़ है, एक तरफ 1,000 करोड़ है, तो लेवल फील्ड तो होता ही नहीं है। तो मैं जो लॉजिकल कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को, भारत सरकार को, इनको जो भी चुनावों की बात सूरत बने, उसमें एक रास्ता ही निकालना चाहिए कि राजनीतिक दलों की फंडिंग जो सरकारी होने की बात आती है वहां ले जाएं, और जो भी पैसा लेना हो सरकार ले। बहुत बड़ा इशू है, इसको मैं यहीं बंद करता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि इशू ये बहुत बड़ा है, इशू बनना चाहिए। अब कितना बनेगा नहीं बनेगा ये डिपेंड अनूप जी पर करेगा कि अनूप जी इसको कितना बड़ा इशू बना पाते हैं, और नमित जी पर करेगा कि वो इसको कितना डिफ्यूज कर देते हैं, बिल्कुल, कितना बनने देते हैं, कितना बनने देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। सवाल ये है अनूप ठाकुर जी कि कितना बड़ा लेकिन इश्यूज की अगर आप बात करेंगी तो वाकई में इस समय इशू बहुत हैं देश के सामने, और जिनको बनाने की कोशिश की जा रही है वो इशू नहीं है। मैं सीए को कोई इशू नहीं मानता, सीए 1 या 2 राज्यों में कहीं असर, जी, अदरवाइज कोई बड़ा इशू सीए है ही नहीं। लेकिन सीए को इशू बनाने की कोशिश, जो अभी हम साथी लोग आपस में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उससे फिर वन ऑन वन हो जाते हैं, लेकिन आपस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इशू, सीए कोई इशू ही नहीं है। जिनको 3 देशों से आए लोगों को मिलनी है नागरिकता, मिलनी चाहिए, इसमें कोई इशू ही नहीं है। पर उसको इशू कौन बना रहा है ये भी बहुत अलग बात है। जब नहीं बन पाता इशू तो भी बनाने की कोशिश होती है। हाँ, इशू राम मंदिर, उसको बनाने की जो चल रही है, जो इशू चुनाव होने की बात है, या धारा 370, तो ऐसे इशूज हैं। अभी शायद राकेश जी कह रहे थे, और राकेश जी, मैं सारे साथियों से भी ये कहता हूं कि हम यहाँ जब डिस्कशन करते हैं तो उसको डिस्कशन की स्पिरिट में ही रखना चाहिए। और कोई भी साथी, किसी ने लिया नहीं है, लेकिन यहाँ के डिस्कशन को कम से कम, लेकिन हम उसको वन ऑन वन कोई भी न लें। लेकिन अगर राहुल गांधी के भाषणों में एक ही चीज है, अडानी अंबानी, तो बीजेपी जब बोलती है, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं या गृह मंत्री जब बोलते हैं, तो उनके भाषणों में भी परिवारवाद से आगे बात नहीं होती। अब आप बताइए, परिवारवाद एक ही जगह है राहुल गांधी के में? क्या मुझे मतलब देश को, मैं देश के सामने रखता हूं कि क्या देश को राहुल गांधी को ही परिवार मानना चाहिए? अभी और कितने परिवार भाजपा में हैं लेटेस्ट, एक से एक देखते जाइए ना, आप कितने भी ले लीजिए। तो जो पहले की डिबेट में भी मैंने कहा था कि वो इशू सेलेक्टिव नहीं हो सकते इन इश्यूज को। अब मीडिया की जहां बात है, मीडिया ठीक है, मीडिया कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, 40-45 साल हमने भी दे दिए, राकेश जी, जगदीश जी, सारे लोग, मीना जी खुद बैठी हैं, हम सब लोग इतना टाइम मीडिया में दे चुके, तो मीडिया को तो यहाँ करने के बजाय फिर अपन कभी बैठेंगे तब मीडिया पे बात करेंगे। पर इशू बहुत अलग तरह के हैं और वो बनने चाहिए। ये भी इशू है, उससे मैं मीडिया की जो सीमाएं हैं, जगदीश जी, गोविंद जी, राकेश जी, आप सब अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग दौर में, और हमने भी जितने समय से काम किया है, कई संस्थाओं में काम किया है, मीडिया पर जितने आरोप लगते हैं उनसे ज्यादा कड़वी सच्चाई ये है कि तमाम सीमाओं के भीतर भी मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। और जो लोग ये कहते हैं या ये कहकर बचते हैं खबरें करने से या काम करने से कि मालिक करने नहीं देते, उनके तर्क से भी अक्सर मैं संतुष्ट कम होती हूँ, क्योंकि वो जो मालिक या संस्थान करने नहीं देते वो तो बहुत छोटा एरिया होता है।
जो बड़ा एरिया है वो तो करने देने वालों का है, काम करने वाले होने चाहिए। बहरहाल मुद्दे पर आती हूँ वापस। राकेश जी, जगदीश शर्मा जी, ईवीएम मुद्दा बन पाएगा इस चुनाव में? मीना जी, मुझे नहीं लगता कि ये इशू बन पाएगा। हालांकि आज भी बात हो रही है, आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन में आज बड़ा शेर सुनाया ईवीएम पे चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत बढ़िया शेर सुनाया था चुनाव आज ईवीएम पर। आज कई शेर सुनाए उन्होंने। लेकिन ईवीएम पर तो उन्होंने खुद लिखा, बोले मैंने रात को लिखा था क्योंकि मुझे मालूम था कि ईवीएम पर सवाल जरूर पूछेंगे आप लोग, इसलिए मैंने शेर लिखा। फिर उस शेर को उन्होंने सुनाया भी, मुझे याद नहीं हुआ पूरा, लेकिन क्योंकि कंटिन्यू आगे मैं उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी तो मुझे बड़ा मतलब समझ में आया कि वो कितनी तैयारी के साथ आए हैं। वो शेर आ जाएगा श्याम सुंदर जी के सामने तो जरूर सुनाइएगा श्याम जी। जगदीश जी बताइए, मुद्दा बन पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईवीएम मुद्दा बनेगा। देखिए, वो उन्होंने खुद भी ये जवाब दे दिया था और बार बार दिया जा चुका है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दिया जाता रहा है कि भाई जब आपका इसी इलेक्शन से आप जीतते हैं, जो एलिगेशन लगाने वाले, जैसे राहुल गांधी एलिगेशन लगाते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता एलिगेशन लगाते हैं, और बहुत सारा जो विपक्ष का पक्ष है वो एलिगेशन लगाता है इस बात पर कि ईवीएम जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। तो आप देखिए, कर्नाटक का इलेक्शन तो हमने आंखों आंखों अभी थोड़े कुछ महीने पहले ही देखा है, किस तरीके से बीजेपी लगी हुई थी उसमें, अपनी हार्ड एंड उसकी कोशिश में। इस सब के बावजूद वो जीत नहीं पाए। वो ईवीएम से ही अगर कुछ कर सकते होते तो उस इलेक्शन को तो जरूर जीतते, जिसमें इतने बड़े बड़े रोड शो नरेंद्र मोदी कर रहे थे और अपने गृह मंत्री जी भी लगे हुए थे, बाकी मिनिस्टर भी, और पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि ईवीएम अगर इश्यू बनता तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिर आप इलेक्शन को ही कह दीजिए कि इस तरीके से हम इलेक्शन होने को स्वीकार नहीं करते। सारे अपोजिशन पार्टीज को एक आवाज में मना कर देना चाहिए कि ईवीएम से इलेक्शन को हम नहीं स्वीकार करेंगे। उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी हार को छुपाने, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आप ईवीएम का सहारा लेते हैं। कुछ और भी सहारे लिए जा सकते हैं, जैसे हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये इलेक्शन हारा था पिछले विधानसभा का, तो उन्होंने सहारा लिया कि ध्रुवीकरण कर दिया, बीजेपी ने चुनाव को ध्रुवीकरण कर दिया। ध्रुवीकरण तो करेंगे ही, वो ध्रुवीकरण के लिए ही तो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं ध्रुवीकरण। अब वो कहना ये चाहते थे कि वही इसको संप्रदाय का या धर्म विशेष का इलेक्शन बना दिया, ये कहना चाहते थे मेरे ख्याल में। तो लेकिन ऐसा है नहीं। आपको किसने छूट मतलब रोका था कि आप मत करें? अपने सारे जितने भी हथियार हो सकते हैं चुनाव लड़ने के, वो सब हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कैंडिडेट यूज करता है। पैसे का यूज करता है, वो अपनी जातियों के हिसाब से तो पॉलिटिकल पार्टियां खुद ही कैंडिडेट तय करती हैं कि इस इलाके में ये जाति बहुतायत में है तो कैंडिडेट भी इन्हीं का बनाओ। आप बताइए कि अभी तक नागौर के लिए उम्मीदवार क्यों तय नहीं हो रहे? इसलिए कि दोनों बैठे हुए हैं, दोनों को जाट बनाने हैं, और जाट बनाने हैं इसलिए आपस में देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई बीजेपी क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, और बीजेपी वाले देख रहे हैं कि कांग्रेस किसको कैंडिडेट लेकर आते हैं। बीजेपी ने तो कैंडिडेट उतार दिया जगदीश जी। वो जो राजीव जी ने जो शेर सुनाया था ना, वो था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते हो। अनूप ठाकुर जी, ये आप पर था हमला। मीना जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील के बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना मेरी समझ में उचित नहीं है। पूरे देश का एक बड़ा तबका जो न्याय दिलाने के लिए लड़ाई, कानून की लड़ाई लड़ता है, लोगों के हित की बात करता है, वो पूरा तबका ईवीएम के खिलाफ है। वो कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है। कांग्रेस होती तो बीजेपी चिल्ला देती कि कांग्रेस के लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस वर्तमान युग में जब चंद्रयान हो या जो ऊपर उड़ने वाले यान है, उनका नियंत्रण जब नीचे से हो सकता है,
तो क्या है कि ईवीएम मशीन में ऐसी चीजें संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस पे कयास लगाए जा सकते हैं, इस पे विचार किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आयोग से पारदर्शिता में मैंने अनूप जी, चंद्रयान की बातें आप करते हैं। राजीव गांधी आपके जो प्रधानमंत्री थे, आपके मतलब कांग्रेस पार्टी के, वो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के देश के प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि डिजिटल क्रांति, कंप्यूटर क्रांति वो लेकर आए इस देश में, और आज आप कौन से दशक में जाना चाहते हैं जहां आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं? वाकई में आज जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने ये बताया कि 50 से ज्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग शिकायतों पर ये बता चुका है कि ईवीएम पर उठाए गए सवाल गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मामलों में अब पनिशमेंट चार्जेस लगाए गए हैं शिकायत करने वालों में। 2 केसेस का उन्होंने उदाहरण दिया था। अनुप जी, आप वाकई में मानते हैं कि ईवीएम हटा देनी चाहिए और इतने बड़े लोकतंत्र में बिना ईवीएम के चुनाव होने चाहिए? देखिए मीना जी, इस लोकतंत्र में अगर आप ये कह दें कि हम किसी बात को कहने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जाए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की, अब आप देखिएगा चुनाव आयोग की आप बात कर रहे थे, जब मैंने 2019 में अशोक लवासा जी ने नरेंद्र मोदी जी को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ मैं समझता हूं आप सब जागरूक लोग हैं, विदित होगा। तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज ही राजीव कुमार जी बोल रहे थे कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या अन्य किसी बात पर करने पर चुनाव आयोग सख्त रहेगा, कार्रवाई करेगा। अभी चर्चा चल रही थी, राम मंदिर के नाम पर चर्चा होती है, तो कहाँ चुनाव आयोग की बात को, मतलब चुनाव आयोग से कोई लगता नहीं है, और इस देश की जनता भी जानने लगी है, वो भी चर्चा करने लगी है क्या है चुनाव आयोग। ये जो करने वाले लोग हैं ये लोग हैं, ये करेंगे वही होगा। ये नितांत तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि न्यायपालिका से भरोसा उठता जा रहा है। अभी बात चल रही थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, ऐसा क्या जादू हो गया? आप मीना जी, आपके खाते में तो किसी ने पैसा नहीं डाला, गोविंद चतुर्वेदी जी के खाते में किसी ने पैसा नहीं डाला। चंदा दो धंधा लो, ये वाली प्रथा लागू हो गई। 1300 से अधिक कंपनियों ने डोनेशन दिया। क्यों नहीं दिया? मुझे क्यों नहीं दिया? मीना जी को क्यों नहीं दिया? माथुर साहब के खाते में कुछ आ जाता है, क्यों नहीं आया? ये नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई ना कोई तो बात है। ये वही नीति है, चंदा खाते में क्यों आया? आप देश में कांग्रेस पार्टी के खाते में क्यों आया, ये भी तो पूछेंगे लोग। आप इस देश के सबसे तकलीफ का समय था देश के लिए कोरोना का समय। कोरोना के समय में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। तो ऐसा क्या है? मीना जी को दिया क्या और किसी को दिया क्या? तो ऐसा क्यों है? कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। कोविशील्ड से पैसा लिया गया, उनकी निश्चित दरों पर उनसे क्रय किया गया। जब देश इतनी बड़ी त्रासदी से जूझ रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये देख रहे थे 52 करोड़ रुपया कैसे आना है। तो आप कोविशील्ड कंपनी क्यों दे रही थी? अनूप ठाकुर जी, आप जनता को कैसे समझाएंगे इस मुद्दे को, जब अमित शाह एकदम बड़े मंच से, खुले मंच से और बार बार ये समझा रहे हैं कि आंकड़ा हमारा देख लीजिए और बाकी राजनीतिक दलों का देख लीजिए, इतिहास में जो कैश पेमेंट्स हुए राजनीतिक दलों को उनका हिसाब लगा लीजिए। वो तो खुल के बोल रहे हैं, आक्रामक अंदाज में बोल रहे हैं। आपकी पार्टी इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है? कुछ कर रही है? मीना जी, आप देखिएगा कि अभी चर्चा चल रही थी, अपने में से किसी साथी ने कहा चर्चा के दौरान कि एक और 6,500 करोड़ रुपए जिसकी जेब में है वो चुनाव लड़ रहा है, एक और 1,000 करोड़ रुपए जिसकी जेब में है वो चुनाव लड़ रहा है। तो देखिए कहाँ बराबरी हो पाएगी। और चुनाव आयोग की जो लिमिटेशंस है, मैंने बताया, क्यों याद ना करें हम पुरानी बातें, क्योंकि वही पुनरावृत्ति होनी है, ऐसा प्रतीत होता है। और जहां कांग्रेस की बात करते हैं, तो मैडम मैं बता दूं आपको मीना जी, कि 2014 का चुनावी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, 2019 का रहा हो, उस चुनावी घोषणा पत्र को एक बार उठा के देख लीजिएगा कि उस चुनावी घोषणा पत्र में कितने
कमिटमेंट्स जो भारतीय जनता पार्टी ने किए वो फुलफिल हो पाए, कंप्लीट हो पाए? क्या अनुप महंगाई ठाकुर जी, कम हो पाई? 2 करोड़ अनुप रोजगार ठाकुर जी, आज बात चलती है अनुप तो ठाकुर जी, महंगाई तो बढ़ती है। अनुप जी, तो अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर महंगाई के मुद्दे पर सत्ता क्यों हथियाते हो? और राजस्थान के अंदर भी तो कांग्रेस की योजनाओं पे आप गारंटी दे जाते हो, कैसे राजस्थान की जनता भी भरोसा कर लेगी? एक और आप कह रहे थे हम बहुत बेहतर चिकित्सा सुविधा देंगे, चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए जनता को लाभ मिलता था, अनुप 1 जी, करोड़ 35 लाख परिवार अनुप लाभान्वित जी, हुआ। आप कहते अब ये हैं हाल हो गया कि वो चिरंजीवी योजना की दुकान बंद कर दी इन्होंने, आयुष्मान भारत में 25 लाख की सुविधा को 10 लाख में सिमटा दिया इन्होंने। आम आदमी परेशान है। तो कांग्रेस की गारंटी पे गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी, प्रधानमंत्री जी ने दी, और उस पर क्रियान्वित नहीं हो पा रही। 2014 हो 19 हो, विषयांतर करने वाली बात होती है, भ्रमित करने वाली बात होती है, और कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों के साथ अशोक गहलोत जी ने कहा तो कोई गलत बात नहीं की, भ्रमित करने वाली बात होती है, सब्जेक्ट से डाइवर्ट करने अनुप वाली ठाकुर जी जब आप कहते हैं, अनुप ठाकुर जी जब आप कहते हैं कि बात। आज इतिहास में विपक्ष ने क्यों नहीं बोले जाए, महंगाई पे 2 करोड़ अनुप ठाकुर बेरोजगारों जी, को रोजगार देने वाली बात पे ना अनुप बोले। ठाकुर जी, अनुप ठाकुर जी जब आप कहते हैं इतिहास में क्यों नहीं जाए, 2014 की और 2019 की बात क्यों नहीं करें, तो बीजेपी कहती है कि नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काल की बात क्यों नहीं करें। जो और करिए तब ना, वो ये भी कहते हैं, उनकी ये ही भी तो कहते हैं बदौलत आज देश की कि सत्ता पे आप काबिज हैं। इस देश देश के का उद्योगपतियों ने, संविधान बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, इसलिए तो ये लोग इस स्थिति में आए। जब देश आजाद हुआ था मीना जी, तो देश के क्या हालात थे, देश में सुई नहीं बनती थी। आज ये बात कर रहे हैं तो संचार क्रांति के जनक कौन है? राजीव जी थे ना। आज जिस हवाई जहाज में मोदी जी तो उड़ रहे हैं, यही तो मेरा सवाल था, यही तो मेरा सवाल था जिसका जवाब आप नहीं दे पाए, जिसका बड़े जवाब बड़े आप रेल नहीं दे योजना पाए। है, अनुप IIM ठाकुर जी, ये कांग्रेस की देन अनुप थी ना। ठाकुर जी, मंगलयान के मामले में क्या काम का किया? विरोध तो करना, आप जैसे एक छोटे व्यक्ति को, आप कहते हैं मैं चाय वाला हूं, एक चाय वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो ये कांग्रेस की देन है। ये समानता का अधिकार देने का काम कांग्रेस ने किया है मीना जी। जी ये जी, इसका बिल्कुल 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 बिल्कुल, कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज कांग्रेस देश को क्या दे रही है और देश कांग्रेस को क्या दे रहा है, मुद्दा ये है। मुद्दा 2024 में जी रहे हैं हम, लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे हैं, और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड कर रही है, मुद्दा ये है। मुद्दा ये है कि इस 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रही है। आपका कहना है इतिहास को आप दोहराएंगे और जनता को बताएंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है, ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप इस चुनाव प्रचार में अगर ये कहेंगे ईवीएम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो इस बात का वाकई में कोई अर्थ भी रहेगा? सवाल तो ये है, क्योंकि मीना जी, चुनाव तमाम मुद्दे मैंने आपको बताए। महंगाई के मुद्दे की भी हम बात करेंगे, बेरोजगारी की भी बात करेंगे, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का जो वादा मोदी जी ने किया था उसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्यों ना करें। आज जब आप गरीब के रोटी पे निवाले पर आप जीएसटी लगा देते हो, क्यों बात ना हो? एक तरफ आप कहते थे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं होना चाहिए, आज उन्हीं कंपनियों से आप चंदा ले लेते हो। कौन सी कंपनियां हैं चाइना की जिनसे आपने पैसा नहीं लिया? 1300 कंपनियां आपको चंदा दे रही है। तो आप एक कहते हो देश के प्रोडक्ट पर भरोसा करो, एक आप चाइना की कंपनियों से पैसा ले लेते हो। 1300 करोड़ कंपनियों की कोई रिश्तेदारी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है मीना जी। जी, कांग्रेस पार्टी को कितनी कंपनीज पैसा दे रही है? तुलनात्मक आकलन हुआ ना, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि भाई नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और हमारे आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आप बताइए कांग्रेस पार्टी को कितने लोगों ने पैसा दिया? हमारे खातों को तो सीज करने का कार्यवाही कर दी ना मीना जी। हमारे खाते में तो जो पैसा होगा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। देखिए, मेरे जो मित्र हैं वो आधा पढ़ के आए हैं। 6000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे मिले हैं। आंकड़ों सहित मोदी जी ने जो वादे किए पर आपने सत्ता हथियाई थी, उन आंकड़ों पे आ जाइए। महंगाई कितनी कम, किसानों की आय कितनी डबल हुई, कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। अनुप जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। नमित जी बोलिए। अनुप जी प्लीज बीच में मत बोलिए। नमित जी बोलिए जल्दी से। जी मीना जी, मैं कह रहा 6000 करोड़ की बात कर रहे हैं। 6000 करोड़ भाजपा को मिले हैं, बाकी इससे ज्यादा भाजपा के पास 290 सीटें हैं लोकसभा में,
इसके अलावा जो कम सीटें हैं वो सभी पार्टी को मिला के हैं और उनको भाजपा से डबल चंदा मिला है। जब ये बात करते हैं महागठबंधन की, तब तो चुनाव इकट्ठे होकर लड़ते हैं और ऐसे अलग अलग बोलते हैं कि मेरी पार्टी को इतने मिले। अरे भाई सीटें तो 543 ही है ना, पैसा उसी में काम आना है। तो ये बात तो दोनों पे लागू होती है। बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सवाल उठाए हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, उठाने चाहिए। कुछ गलत हो रहा तो बात करनी चाहिए, देश में लोकतंत्र है और मीडिया भी इस बात को उठाता रहा है। मीना जी देखिए स्थिति ये हो गई है, कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति है। मैं भी 4-5 दिन पूर्व गांव गया था तो रास्ते में भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। वहां मैंने पूछा क्या बात हो गई, तो धर्मशाला थी वो, उसके बाहर मैरिज गार्डन के बाहर, तो कि दूल्हा बच गया, शादी होनी थी, दुल्हन अंदर बैठी थी, दूल्हा बच गया। तो मैंने अब क्या करना है, वापस घर जाओगे? नहीं, दूल्हा ढूंढ रहे हैं, दुल्हन तो फेरे तो लेगी। तो यही स्थिति कांग्रेस की हो रही है। चुनाव आ गए, आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, इनके बाद दूल्हा नहीं है। उधर ममता बनर्जी बोल रही है बंगाल में खेला हुए, एक सीट नहीं थी। नीतीश कुमार जी इनसे जिनको ये दूल्हा बनाना चाहते थे वो खुद भाजपा के साथ गठबंधन में आ गए। और पंजाब में देखिए आप पार्टी ने बोला हम आपके हैं कौन। तो ये स्थिति इनकी खराब होती जा रही है और आने वाले समय में जो न्याय पार्टी की। नमित जी, जब आप जी मीना जी, पॉलिटिकल पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो उदाहरण भी ऐसे दीजिए जिससे कि आप भी सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता नजर आए। इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें शब्दों का भी, उदाहरणों का भी। बहरहाल वेद माथुर जी आप कुछ बोल रहे थे। जी मीना जी, मैं मेरी पूरी बात करता हूँ। मैंने सुना, सबकी बात को सुना। स्थिति जो है कांग्रेस की स्थिति केवल और केवल ये अडानी अंबानी पर अटके हुए हैं। कल भी जो राहुल गांधी जी का जो भाषण था न्याय यात्रा में जो निकले हुए हैं, उनका केवल और केवल एक ही भाषण होता है। अगर मान लो 10 साल राज किया भाजपा ने, आप उठाइए ना, जनहित के मुद्दे उठाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, जो जनता को चीजें नहीं मिली। हम तो हमारी बात करेंगे, मोदी जी ने इतनी योजनाएं लागू करी, 200 500 जितनी होगी उतनी गिनाते जाएंगे। लेकिन कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने का दावा करते हैं राहुल गांधी जी, तो उनको मुद्दे भी वैसे उठाने चाहिए। उनका कोई सा भी भाषण उठाकर देख लीजिए, हर भाषण का शुरुआत भी अडानी अंबानी से होती है और भाषण का अंत भी अडानी अंबानी से होता है। वो बात करनी चाहिए उनको। चुनाव आ गए हैं, हम तो पूरी तैयारी में हैं और देश की जनता वापस से हमें बैठा रही है सरकार में, और 400 पार की जो हम बात कर रहे हैं उसको हमारा लक्ष्य रखा है, हमने पार कर रहेंगे। जी मीना जी, आप 400 लाए, 450 लाए या 500 लाए? अनूप जी प्लीज। नमित जी आप 400 लाए, 450 लाए, 500 लाए, आपके हर भाषण में, हर मंच पे अगर कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी है, इसका मतलब ये है कि उनका अस्तित्व है। इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए चुनौती हैं, चाहे कितनी ही बड़ी आप जनाधार के साथ सरकार बनाए। वेद माथुर जी। मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के लिए आम आदमी के रूप में कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, हो सकता है उनको मेरी बात ठीक नहीं लगे, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कुश्ती के अंदर एक पहलवान हारने के बाद अपने कारण बता रहा है कि साहब रेफरी बेईमान था, यहाँ मिट्टी प्रॉपर नहीं थी, आज ठंड ज्यादा थी। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि ये हारे हुए योद्धा की तरह बात कर रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं? तो ये हारे हुए योद्धा की तरह क्यों बात कर रहे हैं? देखिए आप 2014 का चुनाव देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, उस समय ईवीएम इनके पास थे, कांग्रेस के पास थे, तो उस समय आप क्यों हारे? पहली बात। दूसरी बात, उस समय मोदी ने किस तरह चुनाव लड़ा? चुनाव में एक मुद्दा बनाया जाता है, एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है। इनके पास ये नैरेटिव है कि साहब इनकी ईवीएम खराब है, हम जातिवादी जनगणना कराएंगे, हम 1 लाख रुपए हर गरीब को उसके खाते में घर ले जाके देंगे, वगैरह वगैरह। दूसरी ओर मेरा एक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद है उनसे सवाल है। अजमेर के सांसद से जयपुर वाले को तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग होंगे जयपुर के, उनको ये भी पता नहीं होगा कि उनका सांसद है कौन। ये मेरा दावा है मीना जी, आप एक सर्वेक्षण करवाएं जयपुर में, 100 आदमियों से पूछे कि आपका सांसद कौन है, कम से कम 80 आदमी ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा। ये स्थिति कमोवेश अजमेर में है कि हमारे सांसद को लोग नहीं जानते हैं। उनसे यदि मैं पूछूं कि तुम्हारी उपलब्धि, व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है, तो बगले झांकेंगे। तो बीजेपी के जो नेता है उनकी उपलब्धि है कि साहब नरेंद्र मोदी का हमारे पास फ्रेंचाइजी है, हम उसके डीलर हैं नरेंद्र मोदी के, और ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इसलिए हमारा प्रोडक्ट लो आप। तो ये दोनों पार्टियों का ये हाल है।
अब देखिए, जैसा मैंने कहा, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने प्रचार के नाम पे राहुल जी की पदयात्रा शुरू की है। आप अन्नामलाई की पदयात्रा, जिसको हिंदी का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसमें वो भाषा भी वहां की तमिल उपयोग में लेते हैं, लेकिन यदि आप अन्नामलाई के वीडियो देखेंगे, उनके इंटरव्यू सुनेंगे, तो राहुल गांधी को पता लगेगा या कांग्रेस के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं को पता लगेगा कि एक नेता को कितना अध्ययन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इनको तब पता लगेगा जब ये अन्नामलाई के वीडियो देखेंगे, तो वेद वो माथुर किस जी, तरह से मुझे लगता पदयात्रा है करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है पदयात्रा में। वेद माथुर जी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर बड़े हुए हैं, उनसे आप ये अपेक्षा आज नहीं कर सकते। हाँ, 14 साल 10 साल मतलब 14 से लेके आज तक 24 में इतना उनमें बदलाव आया है कि वो आज इतनी लंबी यात्रा पर निकले हैं। आज वो ग्राउंड रियलिटीज को जाने या ना जाने, कम से कम ग्राउंड में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति एक दिन में नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी में जो आला कमान के आसपास रहने वाले चापलूसों और चाटुकारों की जो बड़ी फहरिस्त थी, उन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है। और किसी भी व्यक्ति या संगठन का समय होता है। इस देश में इतने लंबे समय तक शासन किया है, विपक्ष में रहना आया नहीं, तो विपक्ष की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? सीख रहे हैं विपक्ष में कैसे रहा जाता है, और सीखा है, सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब सवाल है 2024 के इस चुनाव में कितना सीख पाई है कांग्रेस पार्टी 10 साल में विपक्ष में रहना, और कितना जनता तक विपक्ष में रहते हुए अपनी बात को कन्वे कर पाई है। श्याम सुंदर शर्मा जी, कितनी कांग्रेस पार्टी की स्थिति को आज आप देखते हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में? अब देखिए मीना जी, देश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने 2 बार हार देखी है, और हारने के बाद भी राहुल गांधी फील्ड में जाकर के अपनी स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। ठीक बात है, करना भी चाहिए। मैं अनूप जी को सुन रहा था, आपने तो अनिल अग्रवाल का नाम सुना ही है ना, आपने गौतम अडानी का नाम सुना ही है ना। जब आप सत्ता में थे कितने पैसे लिए होंगे, क्या किया था, ये आप भी बता दीजिए। क्योंकि गौतम अडानी जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पुत्र के साथ खड़े होकर के जो घोषणा कर रहे थे, उसका क्या मतलब था? इसका मतलब सत्ता के रहने के बाद आपको कुछ मिलता है, तो सही बात है ना। सत्ता के साथ सब कोई होते हैं, सत्ता के बिना कोई किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि सत्ता में बहुत कुछ देने का अधिकार होता है। आज देख रहे हैं ना, कितने सारे निगम बोर्ड के अध्यक्ष बनाना शुरू कर दिए भजनलाल जी ने, क्योंकि भजनलाल जी को किसी ने कहा कि भाई अगर जोधपुर की स्थिति को सुधारना है तो जसवंत बिश्नोई को कैबिनेट का दर्जा दे दो, यदि प्रेम सिंह बाजोर को दे दोगे तो सीकर में स्थिति सुधर जाएगी। तो बहुत सारी चीजें, और जो कि अभी आचार संहिता लगते लगते आदेश जारी हुए, अब चुनाव आयोग उनको रोकेगा करेगा मुझे नहीं पता, 3 दिन पहले ही कर देते, क्या दिक्कत थी? जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में देखिए, चुनाव हो रहा है, अब हमारे यहाँ सबसे पहले फेज में चुनाव होगा, हम अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर करने की स्थिति में नहीं है। 20 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, 20 मार्च से, बहुत दिन कम बचे हैं। से पहले टिकट देंगे या नहीं देंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके दूसरों को ला करके आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आज भी लाए हो, क्योंकि आपके पास बाड़मेर में था नहीं, आरएलपी का लेके आए हो चुनाव लड़ाने के लिए। हरीश चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर करना है, तो उसका कैंडिडेट लेके आ जाओ, वो लेके आ गए। और आप देखिएगा कि जैसे मुख्यमंत्री जी आज बीजेपी कार्यालय में आना चाहते थे, पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या उनको आदेश जारी करवाने में लेट हो गए, वो कह गए। जिस शोर शरोर से कह रहे थे करण सिंह यादव कि मुख्यमंत्री जी मुझे आके ज्वाइन कराएंगे, मुख्यमंत्री जी नहीं आए, तो उसका मतलब हाँ, करण सिंह यादव की जो स्थितियां है और जिसके लिए आए वो दोनों ही नहीं आए। भूपेंद्र यादव भी आज दफ्तर में नहीं थे, क्यों नहीं थे मुझे नहीं पता, वो जाने, उनका स्थिति जाने। लेकिन देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है, उससे पहले पार्लियामेंट के चुनाव में इतने लोग आते जाते नहीं थे जिस तरह से अब आ रहे जा रहे हैं, और अभी आने जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कह रहे हैं हनुमान बेनी को, कह रहे कैबिनेट का मिनिस्टर बनाएंगे, राज्यसभा का एक टिकट दे देंगे, तुम तो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लो। अब पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो लेट हो गए, नहीं तो उनको कमजोर करने के लिए पुखराज गर्ग प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी लेके आ गई। अब बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी है तो फिर बाहर से लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? नमित जी, आप बार बार कह रहे हो हम तो बहुत अच्छे हैं और कार्यकर्ता तो काम करेगा, मेवा तो दूसरे आके खाएंगे, क्योंकि आपको तो चुनाव लड़ना आता नहीं है, चुनाव तो दूसरों को लड़ना आता है, जीत वो सकते हैं। अमित शाह और देखिएगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि 25 की 25 जीतेंगे, कब्जा करेंगे तीसरी बार, इस बार कब्जा करने में मेरे को लगता है दिक्कत आ रही है, इसलिए आप बाहर के लोगों को ला करके चुनाव लड़ाना चाह रहे हो।
अभी आपने कहा ना नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी आई है कल, तो चिट्ठी में धार्मिक चीजें लिखी गई है, वो चिट्ठी कितनी असर करेगी ये तो अब देखिए, चुनाव में पहले फेज और दूसरे फेज में हम तो बढ़ जाएंगे। हम तो देखिए क्या कि 19 और 26 तारीख को हमारा तो क्लोज हो जाएगा और बाकी बाहर चले जाएंगे। तो देखिए जो श्याम जी जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में देश के नागरिकों को मेल के द्वारा, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया से ये चिट्ठी भेजी गई है, असर तो इसका भी होगा राकेश जी। निश्चित रूप से ये एक चुनावी रणनीति का एक हिस्सा होता है और चुनावी रणनीति बनाने में को सारे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें इस बात का भी कोई नहीं है कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, सत्ता में आने का लक्ष्य हर पार्टी का होता है। हम किसी पार्टी के प्रति इस तरह का कह तो सकते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ये काम नहीं करती हो, जिसका भी संपट बैठता है, जितना भी करते हैं वो सब काम करते हैं। इस तरह की बातें, ये स्थिति अब इलेक्टोरल बॉल के बारे में 1 मिनट में मैं कहना चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉल किसको नहीं मिलते? इलेक्टोरल बॉल तो ये तो जाहिर हो गया कि भाई ये पैसा आ रहा है इस पार्टी से, पहले तो पता ही नहीं लगता था। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको तो पैसा मिलता ही मिलता है, चाहे पहले कांग्रेस तो नहीं मिला, क्या कांग्रेस को पैसा मिलता था और विपक्षी वाले भी इसी तरह के आरोप लगाते थे हमें नहीं मिलता, लेकिन तब इस बात का पता नहीं लगता था कि किसने कितना पैसा दिया है। अब कम से कम हम ये डिस्कस करने के लिए तो बैठे हैं कि किसने किसको पैसा दिया है, बीजेपी को क्यों दिया है, कांग्रेस को क्यों नहीं दिया। इस तरह की बातें करने लगे हैं, जबकि हमारे सामने आने लगा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ये पैसा आने लगा है और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से ये बात उजागर होने लगी है कि किसने किसको क्या दिया है। अब जहाँ तक इसकी बात है कि पार्टियों के तोड़ने की या नेताओं के आने जाने की, और ये मेरी समझ में मेरा जो मानना है कि ये कोई भाजपा की कमजोरी नहीं है। भाजपा बिल्कुल युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ने का पहले से प्रयास करती रही है, जब से खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में कमान आई है, और वो साम दाम दंड भेद इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो जनाधार है वो बढ़े, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे विधायकों में, हमारे विधानसभाओं पे अधिक से अधिक संख्या हो, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े और विपक्ष कमजोर हो, इसके लिए सारे कार्य करते हैं आ रहे। कोई जबरदस्ती तो पकड़ कर ला नहीं रहे। ये मैं पहले भी कह दूंगा कि ये जो सारे लोग जो आ रहे हैं, ये पहले से इनकी बातचीत चल रही थी आने के लिए। और अब आप यादवों का आप उठाकर, मैं अलवर की बातें कर दूं, अब कर्ण सिंह यादव आए हैं, बहुत उम्र दराज नेता हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। अब जातिगत आधार पर देखें तो भूपेंद्र यादव बड़े नेता हैं यादवों के, जिसके अलावा, और उनको ये दिख रहा है कि भाई कांग्रेस का से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, और इस राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद हर आदमी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इस बात की कोशिश करता है, कुछ लाभ ले तभी इस बात को रहेगा। तो इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है। राकेश जी, राजनीतिक क्षेत्र का मतलब राजनीतिक दल नहीं, राजनीतिक क्षेत्र का मतलब सत्ता। हाँ, ये है, बिल्कुल सही बात है इसमें। अब आप एक उदाहरण बताऊंगा। आज भरतपुर के डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने अपने परिवार सहित भाजपा ज्वाइन किया। उनका क्या मोरल है? जिंदगी निकल गई उनको कांग्रेस का बरकर रहते हुए। पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला विधानसभा का भरतपुर से, और वो चाहते थे कि अब तो आगे मिलेगा भी नहीं, सुभाषगढ़ को मिलता रहेगा, तो वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ लिए, और बसपा के चुनाव भले ही लड़े, लेकिन उन्होंने वो चुनाव हार गए। अब उनको लगा कि अब बसपा से भी पार नहीं पड़ेगी, तो अब ये भाजपा में आ गए। तो अवसरवादी लोग भी आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ये हो सकता है कि जो विरोधी यही बात सोचे कि खिलाफ इम्पैक्ट पड़े, कुछ उसका आदमी का जनाधार है, वो आदमी डिप्टी मेयर रहा है, उसकी भाभी जो जिला प्रमुख रही है, पत्नी उसकी प्रधान रही है, तो कोई ना कोई जनाधार तो है, और उसका निश्चित रूप से फायदा पड़ेगा। और भजन लाल जी चूंकि भरतपुर जिले के हैं, तो वो भी अपनी राजनीतिक अपनी स्थिरता, अपनी मजबूती कायम करने के लिए इस बात के लिए प्रयास रहते हैं, तो अपने क्षेत्र में कुछ काम करें। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं, और हम डिस्कशन करने के लिए बहुत ऊंची ऊंची बातें होती हैं। हकीकत में अब जब धरातल पर हम देखेंगे, कोई पार्टी, कोई भी दल, कोई भी नेता हर तरह के अपने तरफ प्रयास करता रहता है। अब आप एक उदाहरण दे, हमारे विश्वेंद्र सिंह जी भरतपुर के बड़े नेता हैं,
भाजपा में निकल गए, सारी जिंदगी निकल गई। गहलोत साहब से गुफ्तगू हुई, उसमें कांग्रेस में आ गए, अब बिल्कुल चुप बैठे। अब आप उम्मीद करते हैं कि विश्वेंद्र सिंह जी के निकले बना कि भरतपुर की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ पाएगी? मैंने समझता नहीं लड़ पाएगी। उनका जनाधार है, उनके वो क्या कारण है क्या नहीं है, इसका पहले कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो ये सारे मामले राजनीति में चलते रहते हैं, इसमें ना तो बड़ा मानने की जरूरत है और ना कोई जी। इससे कुछ इफेक्ट करने वाला है। और जो तो स्थिति आज की जो है, वोटर है, चाहे वो इस देश का, चुनाव आयोग ने आज जिस तरह से बताया, वोटर में युवा 18 से 25 और 25 से 30 वाला जो है वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर, कितना बताया था? 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। तो वो युवा है जिसमें से कितने, कौन से आर्थिक समुदाय से, मतलब उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है ये मालूम नहीं है उसमें अभी। इसके अलावा जो किसान वर्ग है, जो ग्रामीण वोटर है, जो महिलाएं हैं घरों में रहती हैं, महिलाओं का प्रतिशत भी बताया कि काफी इंप्रूव हुआ है पहले की तुलना में। उनको तो मालूम भी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कहां से पैसा आया, किसको आया। जिनके पास पैसा आ रहा है और जिनसे पैसा आ रहा है वो सत्ता के केंद्र है। तो जो वोटर है, चुनाव में जिसको सत्ता तय करनी है, उसके पास तो असली मुद्दे पहुंच ही नहीं रहे हैं। अब जिनको वोटर को इकट्ठा करना है, चाहे वो करण सिंह यादव के समर्थक थोड़े हों, चाहे वो हनुमान बेनीवाल के अध्यक्ष के समर्थक थोड़े हों, चाहे वो आपके मेयर के आसपास के लोग हों, तमाम पूरे प्रदेश में जो लोग दल बदल कर रहे हैं, वही तो लोगों के गुट बना के वोटिंग करवाती है। तो ऐसे में जगदीश शर्मा जी, राकेश जी बोलिए, जगदीश जी के पास जाऊंगी उसके बाद। एक मिनट में कह रहा हूँ। अब आप ये देखिए, जब माहौल खराब होता है तो कैसा होता है। विश्वेंद्र सिंह जी ने भरतपुर में डीग को जिला बनाया, उम्मीद कर रहे थे बहुत सशक्त, बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को राहत मिलेगी, चुनाव जीतेंगे। केवल डीग जिला बनाने के कारण ही वो चुनाव आ रहे। अब आप पूछेंगे क्यों? वो यूं कि डीग जो जिले की जो सीमा है वो भरतपुर शहर से लगी हुई है। जो डीग जिले के जो गांव हैं, जो कुमेर की पट्टी है पूरी मथा रोड वाली, वो भरतपुर के मुख्यालय से, कलेक्ट्रेट से उसका 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर है। आज उसका मतदाता, उस क्षेत्र का नागरिक अगर आपको किसी को काम करने के लिए जाएगा तो डीग 35-40 किलोमीटर जाएगा। उन्होंने इस बात का शुरू से विरोध किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, जबकि बिशन सिंह की पट्टी थी पूरी, उनके समर्थक थे कि भाई या तो कराओ, ये हम वोट आपको नहीं देंगे। और वो ही हुआ, वो पूरी तो पट्टी की जी। पूरी पट्टी खिलाफ चली गई और बिशन सिंह जी चुनाव हार गए। एक उदाहरण में आपको गहलोत साहब का, तो बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं लाए, सारी काम लिया। अब आपकी मोबाइल योजना आई, उन्होंने कैंप लगाए। अब मोबाइल योजना आई, एक तो उनके पास बजट की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया, कैंप लगाना शुरू कर दिया। कैंप सुना के कुछ लोगों को मोबाइल मिल भी गए। अब कुछ लोगों को तो मिल गए 20% को, 80% को मिले नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो न्याय कर देंगे कांग्रेस को। और उन्होंने इतनी देर भी कर दी कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मोबाइल कंपनी की तरफ से आ गए, लेकिन सरकार बांट नहीं पाई, पैसा भी सरकार ने दे दिया, ऐसा भी हुआ है। बहरहाल, क्योंकि इतनी देर से योजनाएं आई और देर से तो पेट्रोल डीजल के दाम भी जो है वो कम हुए हैं, चुनाव आते आते ही हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अशोक गहलोत ने देर से काम किया, नरेंद्र मोदी की सरकार भी जाते जाते भी बहुत कुछ करके गई। आज भी भजन लाल जी का जो बोर्ड अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, वो भी हुए हैं। सवाल ये, जगदीश शर्मा जी, बहुत संक्षेप में, समय नहीं है, जगदीश जी और उसके बाद गोविंद जी आपके पास आऊंगी। तो ये जो 2024 का चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बताती है जगदीश जी? नहीं, उसमें कोई खास बात नहीं है मीना जी। इलेक्शन कमीशन इसी ढंग से एक्ट करता है, लेकिन जो इतना टाइम निकल गया है, पहले भी ऐसे ही करता था, पहले भी इसी ढंग से अनाउंस करता था। और अभी 2 नए सदस्य आए, इसलिए उनको थोड़ा सा जरूर सीखने में वक्त लग सकता है। हर ऑफिस का अपना एक टेम्पर होता है, हर ऑफिस का अपना एक कामकाज का तरीका होता है। तो जो नए मेंबर आए उनको चीजों को देखने का एक सलीका सीखना है और फिर उसके हिसाब से इस इलेक्शन को फेयर एंड फ्री इलेक्शन बनाने के लिए कोशिश करनी है। हालांकि कोशिश गुंजाइश हर एक जगह पर होती है। मैं नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत ऐसी बॉडी हो गई है जहां पर की गलतियां नहीं होती,
बहुत सारे कारण यहाँ गिनाए भी थे कि लवासा जी जाते जाते कर गए थे खेल और उनके ऊपर हो गई अभी थी भी 2 दिन फौजी। पहले खेल हो गया, लेकिन वो क्यों हुआ उस पर सवाल भी पूछा गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन उसका जवाब खैर उससे बच गए। बहरहाल ये मुद्दा वाकई में जनता तक कितना असर डाल पाता है, ये भी एक सवाल है। गोविंद चतुर्वेदी जी, 2024 का चुनाव 2019 से किस रूप में अलग देखते हैं आप? नहीं, 2024 और 2019 में बहुत ज़्यादा फर्क मैं नहीं देखता हूँ। पर्सनैलिटी वो की वही हैं, जिनके साथ राजनीतिक दल वो के वही हैं, गठबंधन वो के वही हैं, नेता वो के वही हैं, और राजनीतिक हालात भी लगभग उसी तरह की हैं। कोई इशू, एक इशू का उस समय फ़ायदा उठाया गया, दूसरे इशू का आज फ़ायदा उठा लिया जाएगा। मीना जी, फिर चर्चा उससे आगे बढ़ती है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे ना, बेसिक वही है जो राकेश जी ने कहा कि साम दाम दंड भेद राजनीति के ये हथियार हैं। आज से नहीं है, ये पुरातन काल से यही है, और हम उन्हीं चीज़ों को सारी को जो दोबारा बात करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन 24 घंटे के पहले हम पेट्रोल डीजल की रेट को बढ़ा रहे हैं, 2 घंटे के पहले हम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो मान लो ये कांग्रेस ने भी किया होगा और यही काम बीजेपी कर रही है। तो सीखने की जो प्रक्रिया आपने कही वो निरंतर जारी है, वो सत्तारूढ़ दल भी देख रहा है। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक लाइन पे जो आपने पहले जगदीश जी से सवाल किया था उस पर आता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, मैंने शुरू में भी कहा कि इलेक्शन कमीशन मीडिया और इनके रोल को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। आज के इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि कम से कम 3 से 4 मौके ऐसे थे जहां इलेक्शन कमिश्नर ने मतलब बहुत आसानी से, सब लोगों ने गौर किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया ये कह के कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर था, देश की जनता बाद में आती है। ये ईवीएम के रेफरेंस में था शायद, लेकिन बहुत अलग चीज है वो। पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर नहीं है देश का। कौन कह रहा है ये? इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको अपॉइंट किसने किया? पॉलिटिकल लीडर, देश के प्रधानमंत्री ने। तो मुझे नहीं लगता कि तो उस एक शब्द से और उसके बाद 3 या 4 मौके जो मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ध्यान है, मैं उसको बहुत अलग तरीके से देखता हूं। और फिर मैं वहीं खत्म करता हूं कि वो फर्क है सबसे बड़ा। वो फर्क अगर रहेगा तो देखेंगे नतीजे तो जो आने हैं वो आएंगे ही। श्याम जी, आप देर से जुड़े, मैं आपके पास आना चाहती थी लेकिन समय की कमी है, माफी चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि आज हमारा समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है, जो बहुत सारी बातें इस देश की जनता को पहुंचाने की कोशिश की है, बहुत ही मतलब तमाम आंकड़ों के साथ इस देश की जनता को लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए बहुत लंबी चौड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने की, उससे अगले 2.5 महीने 4 जून तक यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया चलेगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून को नई सरकार कौन बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको कितने सांसद मिलेंगे, इसका फैसला होगा। हर दिन 4 जून तक हम उसी की तरफ बढ़ेंगे, किसको कितना जनता साथ देती है और कौन कितना जनता का साथ ले पाता है, यही देखना दिलचस्प होगा। आज न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।